हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन फॉर मेथड्स इन बायोलॉजी। हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले बताएं आप सब कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। जी, गुड इवनिंग प्रतिज्ञा, मोहन, किरण, सलोनी, विष्णुप्रिया, रीना, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, अच्छे हैं सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? और सुबह की क्लास आप लोगों ने देख ली क्या? और टेस्ट भी हो गया क्या? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू में सुबह की क्लास में थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज स्पेक्ट्रम के बारे में डील करेंगे। इसे कंप्लीट करके एक्सरे जो डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है XRD, वो भी आज कंप्लीट करेंगे। टॉपिक छोटे छोटे से ही हैं दोनों। ठीक है, ऑल क्लियर है? हाँ, चलो, वेरी गुड। गुड इवनिंग जानवी। हाँ, सो टेस्ट सभी का हो गया होगा। जिसने भी टेस्ट दिया है क्वेश्चन डाल देंगे टेलीग्राम पर, कल सोल्व करा दिए जाएंगे। क्या पेंडिंग है? बहुत सारा टेस्ट। अच्छा, क्लास के बाद दोगे? ओके, चलो कोई बात नहीं। क्लास के बाद टेस्ट दे देना। टेस्ट देने के बाद तुरंत अपने क्वेश्चन भेज देना। चलो कोई बात नहीं। ये क्लास थोड़ा जल्दी खत्म होगी आज, क्योंकि टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है। तो मुश्किल से 1 घंटे की या 1.25 घंटे की क्लास रहेगी। उसके बाद आप फ्री हैं, अपना काम पूरा कीजिएगा। गुड इवनिंग अन्वेषा। चलो चलो शुरू करें फिर क्लास को। शुरू किया जाए। तो देखिए, सुबह हमने क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक सैंपल है। मेरे पास एक सैंपल रखा हुआ है, और अगर इस सैंपल पर मैं मिड आईआर फॉल करती हूं, अगर सैंपल पर मिड आईआर फॉल किया जाता है, तो कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को निकाल देगा बाहर। जो बाहर निकलेगी उसे कहेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट कहेंगे जो बाहर निकलती है ना। और जो लाइट यहां हमने दी है, वो हमारे सैंपल के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो सैंपल में कैसे चेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात तो जो आईआर रेडिएशन है उसका एनर्जी थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू यूवी, एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। तो ये इस लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो नहीं करवा सकती है, लेकिन ये पर्टिकुलर लाइट हमारे सैंपल में वाइब्रेशन करवा देती है। हमारे सैंपल में वाइब्रेशन कराती है, प्लस रोटेशन भी कराती है। अब उसमें भी अलग अलग डिपेंड करता है। उसमें भी अगर थोड़ा बहुत एनर्जी आप कम या ज्यादा कर रहे हैं तो वो स्ट्रेचिंग करेगा या बेंडिंग करेगा, उस पर डिपेंड करता है। और अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो स्ट्रेचिंग के लिए, जैसे वाइब्रेशन में 2 पार्ट आते हैं, तो स्ट्रेचिंग आएगा और एक आएगा आपका बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड का लेंथ चेंज होता है और बेंडिंग में बॉन्ड का एंगल चेंज होता है। तो यहाँ इन दोनों में से स्ट्रेचिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू बेंडिंग के लिए, है ना। स्ट्रेचिंग के लिए हमें थोड़ी कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू बेंडिंग। ये सारी बात हमने सीख ली थी। अच्छा, ये सब बताएगा क्या? ठीक है, आईआर सैंपल पर गया, ठीक है, गया, उसको एब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेशन, रोटेशन हुआ, और स्ट्रेचिंग या बेंडिंग कुछ भी होगा, वो डिपेंड करता है सैंपल क्या है और हम कौन सी लाइट दे रहे हैं। बताता क्या है? देखिए, ये बताता है हमें पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे C डबल बॉन्ड O H करके हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो आईआर स्पेक्ट्रम मिलेगा वो NH2 से अलग होगा, या फिर NH2 का जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो आपका OH से अलग होगा। यानी ये जो 2 बॉन्ड है इसके बीच में, ये जो बॉन्ड है
ये दोनों बॉन्ड अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उनको आईआर दिया जाता है एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है या फिर इनके बीच में जो बॉन्ड है। तो इनकी अलग अलग स्पेक्ट्रम आते हैं। इसी बिहाफ पर हमने स्पेक्ट्रम्स की कुछ टिपिकल वैल्यूज निकाल रखी हैं कि अगर इतनी वेवलेंथ देने पर ऐसा स्पेक्ट्रम आता है तो इसका मतलब वहां OH ग्रुप है। अगर इतना वेवलेंथ देने पर ऐसा स्पेक्ट्रम आता है तो मतलब वो COOH है। तो ये सब हमें देखने को पता लगता है आईआर स्पेक्ट्रम की मदद से। दिखाई कैसा देता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं तो देखिएगा। आईआर स्पेक्ट्रा जो कि आउटपुट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आईआर स्पेक्ट्रा किस किस के बीच में बनता है, वाई एक्सिस पर लेंगे ट्रांसमिटेंस, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस या फिर एब्जॉर्बेंस भी आप ले सकते हैं, और एक्स एक्सिस पर रखेंगे आप वेव नंबर। ये क्या होता है, वेवलेंथ का जस्ट इनवर्स वेव नंबर कहलाता है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर रखना है वेव नंबर जो कि सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और वाई पर आप रखेंगे ट्रांसमिटेंस इन परसेंटेज। और इस तरीके से आपको ये जो पीक है ये दिखाई देती है। वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ये बात हमें पता है। अच्छा, ईच डाउनवर्ड पीक, आईआर स्पेक्ट्रम में याद रखना है हम डाउनवर्ड पीक की बात करते हैं। अब जैसे अगर थोड़ा सा सिंपली देखा जाए तो हम इसको एज अ पीक मान लेंगे, फिर इसको ठीक है ऐसे इसको पीक मानेंगे, ऐसे ऐसा नहीं होता है। आईआर स्पेक्ट्रम में हम जो पीक मेजर करते हैं वो यहां पर देखी जाती है। तो ये अपनी पीक है, जो डाउनवर्ड होती है वो पीक मानी जाती है। तो ये एक पीक है जो डाउनवर्ड आई है, इसमें देखोगे यहां पर मतलब यहां कहीं मुझे पीक मिली है। एक देख रहे हो 3000 पर, जो 3000 वेव नंबर है उस पर मुझे एक पीक मिली है। आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी ब्रॉड पीक है, ये थोड़ी शार्प है। ऐसे यहां पर देखिए थोड़ी शार्प है, अगेन इस तरीके से एक मिला है। अच्छा, यहां तक एक अलग पार्ट होता है, और यहां आपको थोड़ा सा काफी डिफ्यूज्ड फॉर्म में कुछ पीक दिखाई देती है। इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। देखो, फिंगरप्रिंट से मतलब आप समझते ही हैं जो किसी के लिए यूनिक होता है ना। हम सभी की फिंगरप्रिंट यूनिक है, तो ये वर्ड हमने यहाँ यूज किया है फिंगरप्रिंट। इसका मतलब है हमारे स्पेक्ट्रम में जो फिंगरप्रिंट रीजन में जितना भी स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है वो यूनिक होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। हर एक कंपाउंड जितने भी आपकी बायोलॉजी में केमिस्ट्री में है सबका फिंगरप्रिंट रीजन बिल्कुल सेम होता है। सेम इन द सेंस जैसे OH है, अब वो OH कहीं पर भी लगा हो, वो जो पूरा कंपाउंड है आपका जिसके अंदर OH है वो पूरे कंपाउंड का जो पीक आपको देखने को मिलेंगी, वो कंपाउंड चाहे आप कहीं पर भी रख दीजिए फिंगरप्रिंट रीजन सेम रहेगा। ठीक, एक होता है दूसरा रीजन, ये क्या बताएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो, फिंगरप्रिंट रीजन बताता है कौन सा एक पूरा मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो ये पार्ट बताता है। तो स्पेक्ट्रम में हमें दो चीज देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट रीजन होता है और एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। ये जो रीजन है यहाँ 4000 से लेकर के जो 1500 तक होता है, 4000 से लेकर 1500 वेव नंबर तक जो रीजन होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, जो हमें बताता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। पीक के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं। इसके बाद 1500 से लेकर के 400 वेव नंबर तक, यानी यहां से लेकर के लगभग यहां तक जो रीजन हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। सो ईच डाउनवर्ड पीक corresponding to a frequency at which the molecule absorb ER light, a vibrational mode of specific bond। जो भी पीक आपको दिखाई दे रही है वो पीक ये इंडिकेट कर रही है कि ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इस वेव नंबर पर आकर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो क्योंकि देखो यहां पर है 100% ट्रांसमिटेंस, जितना ज्यादा हमारी पीक नीचे जाती रहेगी यानी ट्रांसमिटेंस उतना ही कम होता रहेगा, और ट्रांसमिटेंस कम होने का मतलब उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसलिए यहां हम डाउनवर्ड पीक को काउंट कर रहे हैं। तो आप देखो यहां हमने शुरू किया है, अब यहां देखिए यहां 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 आकर के ट्रांसमिटेंस बिल्कुल कम हो गया है। तो ट्रांसमिटेंस बिल्कुल कम होने का मतलब यहीं पर एब्जॉर्प्शन हुआ है,
और ये कितनी वेव नंबर है, ये आपका लगभग देखिए 4000 से 3000 के बीच में है, तो इसे कितना मानेंगे, लगभग आप मान सकते हैं 3500 आप इसको लेके चल सकते हैं। तो इतने पर आपको एक पीक मिली है, 3500 पर एक पीक मिली है, क्योंकि 4000 फिर 3500 फिर 3000 फिर 2500 फिर 2000 लाइक दिस ही चल रहा है, क्योंकि कम होता हुआ आ रहा है। तो ये जो पीक आपको दिखाई दी है, देखिए ये मिली है आपको 3500 वेव नंबर पर, तो इसे आप डाउनवर्ड मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, रीजन कितने हैं, दो मैंने बताई दिए, फंक्शनल है और एक हमारा फिंगरप्रिंटिंग है। दोनों क्या डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप लाइक OH है, C डबल बॉन्ड O है, NH, ये हमें कौन बताएगा, 4000 से लेकर के 1500 के बीच के रीजन में जो जितना भी डाउनवर्ड पीक मिलेंगी वो इंडिकेट करेंगी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। और जो फिंगरप्रिंट रीजन है जो 1500 से लेकर के 400 तक होता है, ये कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन यूनिक टू ईच मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां हम पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो सब वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई किस तरीके से मूव कर रहा है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको देख सकते हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स रीजन आपको दिखाई देता है। बस खास बात ये है कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए ये जो फिंगरप्रिंट रीजन में स्पेक्ट्रम आता है वो बिल्कुल सेम होता है हर एक के लिए, मतलब OH है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है उसके लिए हमेशा ये सेम रहेगा। तो ये है आपका फिंगरप्रिंट रीजन, एक बार फिर से देखिए 1500 से लेकर के 400 तक होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, बट कंटेन द बैंडिंग वाइब्रेशन एंड कॉम्बिनेशन बैंड यूनिक टू ईच कंपाउंड used like a spectral fingerprint for compound identification. No two different molecules have the identical pattern here. फिंगरप्रिंट रीजन में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है और उनका ये वाला रीजन सेम आया हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसी बिहाफ पर आप बता पाते हैं कौन सा मॉलिक्यूल है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, एक एग्जाम्पल देकर के थोड़ा और बताती हूं मैं आपको। ये देखिए यहां पर देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप OH है जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, इसका पीक, एक मिनट और, अच्छा इस डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम है आप यहां देख सकते हैं, ये पीक थोड़ी ब्रॉड दिखाई दे रही है जबकि ये पीक थोड़ी शार्प है, इसके पीछे क्या कारण है, कोई पीक आपको ब्रॉड मिल रही है, कोई पीक आपको काफी शार्प मिल रही है, स्ट्रॉन्ग मिल रही है, इसके पीछे का क्या कारण होता है, तो अपने अपनी पीक का शेप देखना है। तो हमारे पीक जो आई है उसकी शेप हमें क्या बताएगी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, दो मॉलिक्यूलर जो हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पर उनकी पीक ब्रॉड या फिर शार्प आती है। अगर पीक शार्प है तो ये इंडिकेट करता है, शार्प यानी कि नैरो पीक मींस द बॉन्ड इन्वायरमेंट इज यूनिफॉर्म and there's little or no hydrogen bonding or molecular interaction affecting that vibration. अगर कहीं पर शार्प पीक आई है तो वो इंडिकेट करेगा कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है जिसकी भी वो पीक आई है उसके आसपास का इन्वायरमेंट यूनिफॉर्म है, ज्यादा डिस्टरबेंस वहां पर नहीं है, जिस वजह से जो भी हम रेडिएशन देते हैं वो वाइब्रेशन को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। हमने जैसी रेडिएशन दी ऐसा ही उसी के हिसाब से हमें वाइब्रेशन मिल गया है, आइदर वो स्ट्रेचिंग हो या बेंडिंग हो। लेकिन अगर उस कंपाउंड के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उस पर IR अच्छे से कंप्लीटली फॉल नहीं हो पाएगी और जो उसका कंप्लीट वाइब्रेशन करने का कैपेबिलिटी है वो एक्सप्लोर या फिर एक्सपोज नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा है तो। लेकिन शार्प पीक कब दिखाई देती है, शार्प पीक आने का मतलब है कि जिस भी बॉन्ड के बारे में ये वाइब्रेशन हुआ है उसके आसपास ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, जिस वजह से जितना भी IR हमने दिया उसने एब्जॉर्ब किया और अपने अकॉर्डिंग अपना वाइब्रेशन कर लिया है। एक और बात होता है कि यदि आसपास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ये भी बहुत डिस्टर्ब करता है IR के एब्जॉर्प्शन को।
तो यदि शार्प पीक आ रही है तो इसका मतलब आसपास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है या फिर वहां कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी नहीं है, जिस वजह से वाइब्रेशन के टाइम कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, वो प्योर अपना वाइब्रेशन करता है। तो आपको शार्प पीक दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल, CH स्ट्रेच अराउंड 2950 वेव नंबर, मतलब 2950 वेव नंबर पर जो CH वाला बॉन्ड है वो स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, जो कि पार्ट ऑफ अ वाइब्रेशन है। तो आपको शार्प और वेल डिफाइंड पीक मिलेगी। लेकिन अगर मैं N और C की बात करती हूँ, N और C जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रेच, ये स्ट्रेच करते हैं 2222 वेव नंबर पर। शार्प बिकॉज इट्स आइसोलेटेड एंड नॉट इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका पीक भी आपको शार्प मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो अपना कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, तो अदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो यहां भी शार्प पीक मिलेगा। सो अ शार्प पीक सिंगल एंड वेल डिफाइंड वाइब्रेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर पीक ब्रॉड आ रही है तो ये क्या बताती है? द वाइब्रेशन अकर इन मैनी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इन्वायरमेंट। ये जो वाइब्रेशन आपको देखने को मिला है, जिसकी ये पीक आई है, ये वाइब्रेशन बहुत ही डिफरेंट एनर्जी इन्वायरमेंट का है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बस एक का वाइब्रेशन दिखा रहा है। जो ब्रॉड पीक आई है वो कई सारे अलग अलग वाइब्रेशन को मिलाकर के पीक आई है, तभी तो वो ब्रॉड हो पाई है, क्योंकि इसमें कई सारे की वाइब्रेशन एनर्जी मिक्स हो गई है, तो ब्रॉड होकर के आता है। The vibration occur in many slightly different energy environment. The molecules form the hydrogen bond or interact variably with the neighboring. Broad peak आने का एक ये भी कारण है कि वो जो मॉलिक्यूल है जिसके लिए वो पीक आई है वो किसी और से भी इंटरेक्ट कर रहा है, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ, या फिर वो अदर मॉलिक्यूल से भी इंटरेक्ट कर रहा है, जिस वजह से सबका कंबाइन होकर के वो पीक आती है। इस वजह से वो ब्रॉड हो जाती है। each slightly different bond length और स्ट्रेंथ, तो स्लाइटली डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रहेगा और इसी वजह से सारे मर्ज हो जाते हैं एंड आपको एक वाइड बैंड देखने को मिलता है। तो जी यही है आपका शार्प एंड ब्रॉड पीक। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर OH की बात करें तो हमेशा OH का जो पीक का रीजन होगा, उसकी जो डाउनवर्ड पीक आएगी वो आपको 3200 से 3600 के बीच में मिलेगी। और एक और बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट, वो ब्रॉड होगी। तो अगर आपको 3200 से 3600 के बीच एक ब्रॉड पीक मिल रही है तो समझ जाना कि आपके उस मॉलिक्यूल में OH ग्रुप प्रेजेंट है। हमें ये कैसे पता लगा कि इतना आता है? हमने एक सैंपल लिया, हमारा नॉन सैंपल था, हमें बिल्कुल अच्छे से पता था कि इस सैंपल के अंदर OH है। हमने उसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के में, मतलब IR जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर हमने उसको रख दिया। रखने के बाद हमें एक ऐसी ही पीक दिखाई दी जो 3200 से 3600 वेव नंबर के बीच में थी और साथ में वो ब्रॉड थी। तो हमने ये फिक्स कर दिया कि अगर आपके सैंपल में OH है तो आपको जरूर एक ऐसी पीक देखने को मिलेगी, है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब OH है, आपको तो पता ही है ये H बॉन्ड तो बना ही सकता है, वो भी कौन सा? हाइड्रोजन। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है मतलब वो पीक ब्रॉड दिखाई देगी, आपको शेप क्या हो जाएगी? ब्रॉड हो जाएगी। अच्छा, अगर OH है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसमें भी तो होता है ना OH, तो हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O करके OH होता है। तो अगर इस OH की बात करें तो उसकी पीक मिलेगी आपको 2500 से 3300 के बीच में पीक मिलेगी और ये वेरी ब्रॉड होगी। ब्रॉड क्यों हो गई है? क्योंकि ये ओवरलैप करता है CH के साथ में। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड होकर के ये OH आया है, अगर आस पास में CH ग्रुप भी कहीं पर प्रेजेंट है तो वो ओवरलैपिंग करके ही तब आपको पीक मिलेगी। सो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर फॉर्मेशन होता है तो इसलिए ब्रॉड पीक मिलेगी। इसके बाद देखिए NH जो अपने अमाइंस होते हैं जो हमारे प्रोटीन के अंदर होते हैं, 3300 से 3500 के बीच में आपको पीक मिलेगी और ब्रॉडर होगी, ये भी CH से ज्यादा ब्रॉडर होगी लेकिन OH से थोड़ी कम। मतलब यहाँ ये जो अल्कोहल है इससे थोड़ी सी लेस ब्रॉडर होगी, लेकिन जो CH पढ़ेंगे उससे थोड़ी ज्यादा ब्रॉडर रहती है।
यहाँ भी क्योंकि मॉडरेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस होते हैं तो इसलिए ये भी ब्रॉड आएगा। अब CH की अगर बात करें, जैसे कि एल्केन में जो होता है, इसका पीक आपको 2850 से लेकर के 2950 के बीच में मिलेगा और ये शार्प पीक रहेगा। द रीजन बिहाइंड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यूनिफॉर्म बॉन्ड रहेगा तो यहाँ शार्प पीक देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे जितने भी मोर फ्रिक्वेंटली मिलने वाले फंक्शनल ग्रुप हैं उनका इसी तरीके से ये डेटा ऑब्जर्व किया हुआ है कि इसका पीक यहाँ मिलता है, ब्रॉड होता है। तो जब भी आप अपने एक अननोन सैंपल को स्पेक्ट्रोस्कोपी में रखेंगे तो वहां अगर ऐसे ही रीजन पर आपको ब्रॉड पीक मिल गया है तो मतलब वो OH ग्रुप को कंटेन कर रहा है। और जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो भी हमने सारे स्टोर करके रखे हुए हैं कि ये मॉलिक्यूल है तो उसका फिंगरप्रिंट ऐसा आता है, ये है तो उसका फिंगरप्रिंट ये आता है। तो इस तरीके से आप अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में या उसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट है उनके बारे में पता कर सकते हैं। डन एवरीवन? हाँ, देखो ये सब मैंने बता दिए। CH है तो इसका जो वेव नंबर है वो इतना होगा, शार्प मिलेगा। अगर CC है तो ये भी शार्प मिलेगा। C डबल बॉन्ड O है तो ये शार्प मिलेगा। C डबल बॉन्ड C है तो इसका भी शार्प होगा, वेव नंबर यहाँ लिखे हैं। C डबल बॉन्ड A, अच्छा ये सिंगल था, C सिंगल O, डबल बॉन्ड है तो 1632 रहेगा। अगर OH है अल्कोहल वाला तो ये 3200 से 3300 और ये ब्रॉड पीक देखने को मिलेगी। ऐसे अगर OH एसिड वाला OH है उसका भी ब्रॉड पीक मिलेगा। अगर C सिंगल बॉन्ड O करके है तो ये 1000 से 1300 के बीच में है, ये शार्प रहेगा। ओके एवरीवन? तो इसी तरीके से ये सारा रेफरेंस टेबल प्रेजेंट होता है। अब कुछ एग्जांपल देके बताती हूँ। यहां तक बताओ एक बार, समझ आ गया जी? गुड इवनिंग तनुजा, अवंतिका, बताइए यहां तक कनेक्ट हुआ क्या? फिंगरप्रिंट ठीक है, बताती हूँ। देखो कुछ इस तरीके से है। मानो आपके पास हमने एक अमीनो एसिड ले लिया है, हमने एक अमीनो एसिड लिया। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर C अल्फा करके इधर H मान लीजिए, इधर साइड चेन होगी, यहाँ पर हमारा NH2 है और यहाँ मान लीजिए COOH है। इसमें जितने भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एक तो ये प्रेजेंट है ना, एक ये प्रेजेंट है, इनकी जो पीक है, इन दोनों की जो पीक है, अगर आपने एक IR स्पेक्ट्रम देखा तो यहाँ ट्रांसमिटेंस है इन परसेंटेज, यहाँ अपने वेव नंबर है, ठीक। तो दो ये जो ग्रुप प्रेजेंट हैं इनके लिए पीक आपको यहाँ मिलेगी 4000 वेव नंबर से लेकर के 1500 वेव नंबर तक। जितना भी पीक आपको मिलेगा वो इसमें प्रेजेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उनका पीक मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेती हूं, एक पीक आपको यहां मिल गया है, एक पीक मिल गया है यहां, ऐसे तो दो पीक मिली है आपको। इसके बाद 1500 से लेकर के जो 1500 से लेकर के जो आपका 400 वेव नंबर तक जो रीजन है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब पीक आपको देखने को मिलेगा। ये वॉटेवर कुछ भी ऐसे कुछ हो सकता है। यहीं से लेकर के जो मोर कॉम्प्लेक्स, आप खुद देखो ना ये कितने स्पेसिंग और बिल्कुल वेल क्लियर्ड है, बट यहां पर आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स चीजें आई हैं। तो यहां से यहां तक इसे बोलेंगे फिंगरप्रिंट रीजन। यहां जितने भी ये कंबाइन होकर के आए हैं ये आपके इस पूरे अमीनो एसिड का पीक है यहाँ कंप्लीट। और यहाँ जो दो पीक आपको दिखाई दी हैं इसके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये इनकी पीक है। तो टोटल ये है तो आपके इसी अमीनो एसिड की, लेकिन यहाँ जो पीक मिल रही है वो तो है इन दोनों की, और यहाँ जो पीक मिल रही है ये सारी जो है ये कंबाइनली पूरे मॉलिक्यूल की है, पूरे मॉलिक्यूल की है। क्योंकि जब आप 1500 से 400 वेव नंबर पर जाएंगे
तो ये सारे वाइब्रेशन रोटेशन शो करेंगे, उनका कुल मिलाकर के जो पीक आएंगी उन्हें आप रखेंगे फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर। लेकिन खासकर इनकी और इनकी जो आएगी, अच्छा इनकी अलग क्यों आ रही है? क्योंकि देखो ना, यहां से यहां तक वेव नंबर भी तो चेंज हुआ है ना। यहां से यहां तक अगर वेव नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ज्यादा से आप कम की साइड जा रहे हैं। तो इतनी लाइट पर, ये जो लाइट है आपकी, इतनी लाइट पर जो वाइब्रेशन देखने को मिलेगा केवल वो इसका और इसका होगा। तो यहां इनमें आपको पीक मिलेगी इन दोनों की। बट इसके बाद यहां से यहां तक इस पूरे मॉलिक्यूल में जो भी वाइब्रेट कर सकता है वो सब मिलकर वाइब्रेट करेंगे और फिर यहां आपको एक रीजन दिखाई देगा। तो ये यूनिक है केवल इसके लिए। यहीं पर अगर आप एक दूसरा अमीनो एसिड ले जिसकी आर चेन को आप चेंज कर दे, मानो ये लाइसिन था, आपने अब की बार ले लिया ट्रिप्टोफैन, तो ये जो रीजन दिखाई देगा वो अलग दिखाई देगा। अगर आपने ले लिया मान लीजिए टायरोसिन, तो वो जो ये जो रीजन होगा वो अलग होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि हर मॉलिक्यूल का जो कंबाइनली ग्राफ या स्पेक्ट्रम आता है वो सबके लिए, मतलब जो भी है उनके लिए यूनिक रहेगा। तो मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फिंगरप्रिंट रीजन कभी भी सेम नहीं हो सकता, चाहे थोड़ा बहुत ही डिफरेंस क्यों ना आए, डिफरेंस आएगा। तो ये है स्पेक्ट्रम। अब इसमें एग्जांपल मैं बता रही थी आपको। सपोज करिए कि आपको आपने कोई भी एक कंपाउंड रखा सैंपल के तौर पर, ऐसे आपको 3 पीक दिखाई दी है। एक ब्रॉड पीक है जो 3400 वेव नंबर पर मिली है, एक स्ट्रॉन्ग शार्प पीक दिखाई दी है आपको 1715 वेव नंबर पर, और कुछ पीक्स आपको दिखाई दी 2900 के आसपास। हमारे पास पूरी टेबल रेफरेंस के तौर पर पहले ही प्रेजेंट है। हमें ये पता है कि अगर 3400 के आसपास कोई ब्रॉड पीक आती है, तो मैंने आपको अभी बताया है 3400 3500 के लगभग एक ब्रॉड पीक अगर आ रही है तो वो OH की पीक होती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर OH प्रेजेंट है, क्योंकि O और H के जो बीच का बॉन्ड है वो स्ट्रेच करना शुरू कर देता है अगर यहाँ 3400 का वेव नंबर देखने को मिलेगा तब। अच्छा, 1715 पर जो पीक मिलेगी और वो भी शार्प पीक होगी तो वो कार्बोनिल कार्बन की होती है, मतलब ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ में, उनके साथ आपको ये पीक देखने को मिलेगी। और 2900 पर जो पीक आती है वो CH की आती है, मतलब जो एल्केन स्ट्रेच करते हैं इस वाले वेव नंबर पर। सो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड में बी या लाइकली अ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड OH, और इसी के आसपास यहां पर CH भी प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि जो भी अपना कंपाउंड है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे इस स्पेक्ट्रम में देखिए, स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। यहां पर देखो, आपने यहीं पर इसके आसपास आपको एक ब्रॉड पीक दिखाई दी है। सो वेरी ब्रॉड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द OH, वो भी कौन सा OH जो एसिड के आसपास, जो एसिड में मिलता है। तो यहाँ आपको एक पीक मिलेगी, वो भी ब्रॉड, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो OH की पीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे गए आप 1750 के आसपास या 1715 के आसपास, तो आपने देखा एक शार्प पीक दिखाई दी है। ये शार्प पीक किस वजह से आई है? ये आती है हमारी C डबल बॉन्ड O की वजह से। यहां तक देख लीजिए, ये 4000 से लेकर के लगभग आपका 1500 तक, यहां तक ये तो आ गया फंक्शनल ग्रुप के लिए। और ये जो पूरा यहां से यहां तक फिंगरप्रिंट रीजन है, ये स्पेशली जिसका भी होगा आप मेजर करके देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि मेरा जो मॉलिक्यूल है उसमें COOH तो है फॉर श्योर। अब बाकी में कितने कार्बन हैं, कितने और चीजें हैं, वो सब यहां देख करके पता चलेगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल का, जिसमें ये फिंगरप्रिंट होगा और ये इसका फंक्शनल ग्रुप को बता रहा होगा। डन एवरीवन? हाँ, तो ये है IR स्पेक्ट्रम। देन ऐसे ही, अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और खासकर कौन है हमारे, यही बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन की बात कर लो, न्यूक्लिक एसिड की बात कर लीजिए, लिपिड्स की बात करिए,
एंड कार्बोहाइड्रेट की बात करिए। हमें पता है कि प्रोटीन के अंदर अगर एमाइड 1, अगर हम प्राइमरी एमाइन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1650 के आसपास आपको पीक मिलेगी। अगर एमाइड 2 है तो वहां 1550 के आसपास पीक मिलेगी। यानी इसको देख करके हम अपने प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स बीटा शीट के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो 1080 पर आपको पीक दिखाई देगी, जो बैंड मिलेगा। इसमें कौन स्ट्रेच करता है? इतने वेव नंबर पर हमारे डीएनए में प्रेजेंट जो फॉस्फेट ग्रुप है वो स्ट्रेच करना शुरू कर देता है। मतलब पी पर जो लगे हुए 2 O हैं वो स्ट्रेचिंग शुरू कर देते हैं, तो यहाँ एक पीक मिलती है। ये डीएनए और आरएनए की जो बैकबोन है उसके बारे में इंडिकेट करेगा। ऐसे लिपिड की बात करें तो 1740 के आसपास ये जो सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि हमें पता है कि लिपिड के अंदर एस्टर का फॉर्मेशन होता है और एस्टर हमें पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ करके फिर यहाँ फैटी एसिड लगी होती है। तो ये जो एस्टर बॉन्ड वाला सी डबल बॉन्ड ओ है उसका पीक आपको यहाँ मिलेगा। साथ साथ जो सी एच प्रेजेंट है 2850 2920 के आसपास जो पीक मिलेगी वो सी एच की स्ट्रेचिंग की वजह से मिलती है। तो हम बोल सकते हैं ये चेन का कंपोजिशन आपको बताएगा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1000 से लेकर 1200, और यहाँ पर ये किस चीज को डिफाइन करेगा कि जो सी है, ओ है और सी है, इनके बीच में स्ट्रेचिंग रहेगी, और एक आपका जो सी और ओ है उसके बीच में इतने वेव नंबर पर। तो ये आपको ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो पता ही ना आपको कि ये एक शुगर है, फिर यहाँ ओ आता है, फिर ये एक शुगर है, तो एक कार्बन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन, ये क्या है? यही तो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही डिफाइन करेगा इस पीक को, और हम समझ जाएंगे कि यहाँ हमारे इस मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। तो ये है आईआर स्पेक्ट्रम, जिसमें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हमने पहले ही पूरी जानकारी निकाल रखी है। अब कोई भी अननोन सैंपल रखेंगे और उसका पीक कुछ इस तरीके से मिलेगा तो हम बता पाएंगे कि सैंपल में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, डन। हाँ, अब बाकी और जितनी भी माइनर चीजें हैं वो और कब समझ में आएंगी? जब आप पीएचडी करने जाएंगे, लैब में बैठेंगे, और जब आप रोज ये देखा करेंगे कि अभी इसका स्पेक्ट्रम ऐसा आया है, इसका एनएमआर ऐसा आया है, इसका सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस तरीके से आया है, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया है आईआर। अब मैं आपको लेके चल रही हूं एक्सरे डिफ्रैक्शन पर। इसके पीवाईक्यूज बहुत ही कम है, मैं ढूंढ ही रही थी पीवाईक्यूज, हालांकि कम देखने को मिले हैं। जैसे मिलेंगे या तो आपको जो टेस्ट होगा मैं उसमें डालूंगी, या फिर कल की क्लास में पीवाईक्यूज करा दूंगी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन एरिया है जहां से पीवाईक्यूज आते हैं वो एक तो आपका यूवी विजिबल है, एक फ्लोरेसेंस है, एक सीडी है, और एक एनएमआर है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। ये जो आईआर है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैंने एक बार पढ़ा दिया है। इन केस कभी बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनके साथ मिक्स होके आए तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नई टेक्निक पर, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन ये क्या होता है? देखो, पहले नाम से तो इंडिकेशन हो गया, एक्सरे दिया जाएगा। इसमें हम क्या देंगे? अपनी जो एक्सरे रेडिएशंस होती हैं वो फॉल करेंगे अपने सैंपल पर, और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, एक फिर रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ऐसे फ्लोरेसेंस होता है। यहां पर जो फिनोमिना यूज किया जाता है वो लाइट के डिफ्रैक्शन का है। कारण ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो सैंपल देंगे वो बहुत ही यूनिक सैंपल होता है। हम ऐसा नहीं कि उठा करके हमने एक्सट्रैक्ट किया और तुरंत हम एक्सरे डिफ्रैक्शन में रख देंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन करने के लिए सैंपल को स्पेशली तैयार किया जाता है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में लेके आया जाता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन तभी हो सकता है जब हमारा सैंपल क्रिस्टल फॉर्म में हो, लैटिस फॉर्म में हो।
तो जिस भी सैंपल को हमें इस तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाना है तो पहले उस सैंपल को लेटिस फॉर्म में लेकर के आते हैं। अब वो लेटिस की फॉर्म में हो गया है, मतलब एक क्यूब की फॉर्म में आ गया है, जब हम लाइट फॉल करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसी के एंगल से माप करके हम बता पाएंगे कि एक जो एटम है उससे दूसरे एटम के बीच का स्पेस कितना है। चलिए समझिएगा एक बार। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जो ये यूज करने के लिए, ये बताने के लिए यूज की जाती है कि हमारे जो एटम्स है एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन हमेशा उसी मटेरियल के लिए आप कर सकते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, लाइक प्रोटीन है, डीएनए है, सोल्ट है, मिनरल्स हैं, इनके लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग हाउ एक्सरे आर स्कैटर्ड, यानी डिफ्रैक्टेड हुई है बाय द एटम इन द क्रिस्टल। तो मेरे पास प्रोटीन है, डीएनए है, सोल्ट है, मिनरल्स है, इनका जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, इस क्रिस्टल फॉर्म पर जैसे ही एक्सरे पड़ती है तो वो उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ट्रांसमिट नहीं होने देते हैं, वो क्या करेंगे, उसको डिफ्रैक्ट कर देंगे, मतलब फैला देंगे चारों तरफ। तो इसी डिफ्रैक्शन के बिहाफ पर, इसी स्कैटरिंग के बिहाफ पर हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो फंडामेंटल आइडिया क्या है, किस बिहाफ पर हम इसको यूज कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। देखिए वो ये है, एक्सरे हैव अ वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम, दैट्स रफली द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस। सबसे जरूरी बात तो यही है, अगर हमने अपना कोई भी क्रिस्टल ले लिया है, हमने कोई भी अपना बायोमोलिक्यूलर क्रिस्टल की फॉर्म में रखा हुआ है, इनके जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों एटम के बीच में मान लीजिए एक ये है और एक यहाँ कोई भी एटम है। तो सोल्ट की अगर बात कर लेते हैं तो मानो यहाँ Na पॉजिटिव है और यहाँ Cl नेगेटिव है, तो ये दो एटम हो गए हैं। इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और ये जो अपनी एक्सरे है इसकी भी वेवलेंथ लगभग इतनी ही होती है, तो इसीलिए एक्सरे का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है और लगभग इतना ही डिस्टेंस हमारे क्रिस्टल के एटम के बीच में होता है। व्हेन एन एक्सरे बीम हिट द क्रिस्टल, अब होगा क्या, इतना ही डिस्टेंस तो यहाँ है और इतना ही जो मैं एक्सरे फॉल कर रही हूं उसकी वेवलेंथ है। तो जैसे ही ये एक्सरे मेरे लैटिस पर फॉल होती है तो क्या होगा, एक्सरे इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम। ये जो एटम है इसके चारों तरफ इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उससे टकराएगी, मतलब इंटरफेयर करेगी विद द एक्सरे इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम। फिर द स्कैटर्ड वेव इंटरफेयर विद ईच अदर, तो जैसे ही ये फॉल करेगी तो ये इससे टकराएगी, यहां ये इससे टकराएंगे और जब ये टकराते हैं तो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करते हैं। मानो ये यहां से टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहां से टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, इन्हीं के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी के बिहाफ पर सम एम्पलीफाई, कुछ तो ऐसे हैं कि एक वेव स्कैटर्ड हुई, यहां से आई स्कैटर्ड हो गई, यहां से आई स्कैटर्ड हो गई। ये जो दो वेव स्कैटर्ड हुई हैं या तो वो एक दूसरे में एड अप हो सकती हैं, अगर वो एड अप हो गई तो एम्पलीफाई कर देंगी चीजों को, या फिर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकती हैं। अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं तो कोई सिग्नल नहीं दिखाई देगा, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन अगर वो ऐड हो गई हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देती है। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस की वो एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इंटरफेयर हुआ कि दोनों ही एम्पलीफाई कर गए हैं, उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। और ऐसा इंटरफेयर हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है, उसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही फिनोमिना है कि जैसे ही एक्सरे लैटिस में मौजूद एटम पर फॉल होती है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना हुआ है उससे इंटरेक्ट करती है, जैसे उससे इंटरेक्ट करती है तो वो उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। अच्छा, एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब तब करेंगे जब उनका एनर्जी गैप मैच होगा,
लेकिन एक्सरे की एनर्जी तो बहुत कम है, तो वो उसे एब्जॉर्ब तो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे वो टकराएगी तो वो डिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी या अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। डेविएट जैसे ही होगी तो ऐसा नहीं ना कि एक ही डेविएट हुई है, जितनी भी आई थी सब डेविएट हुई है। अब जब सारी एक तरीके से स्कैटर्ड हुई है, अब वो एक दूसरे में एड अप हो रही है या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है। अगर वो एम्पलीफाई कर रही है एड अप होकर के तो कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, और अगर वो कैंसिल कर रही हैं तो कहेंगे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसी से जो फाइनली आपको पैटर्न मिलेगा, पूरा सब कुछ कैंसिल आउट हो गए, कुछ एडअप हुए हैं कंप्लीट के बाद आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा वो एक स्पॉट या एक रिंग की फॉर्म में हो सकता है। कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ द एटम इनसाइड द क्रिस्टल। तो वही जो फाइनली आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, जो एक स्पॉट एक रिंग की फॉर्म में हो सकता है, उसी को एनालाइज करके आप ये पता लगाएंगे कि आपका जो सैंपल था उसमें दो एटम के बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है, और उसी के बिहाफ पे आप पूरी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें पता है कि डीएनए में इस तरीके से शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनी हुई है ना, और हमें यह भी पता है कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन में ये बिल्कुल फिक्स है, जितनी दूरी पर ये शुगर इस फॉस्फेट से है इतनी दूरी पर ही ये फॉस्फेट इस शुगर से है, इतनी दूरी पर ये इससे है। जब यहाँ पर हम एक्सरे फॉल ऑफ करेंगे तो जब ये डिफ्रैक्टेड होंगी, जब मतलब यहाँ से स्कैटर्ड होंगी, एडअप होने के बाद जो स्पॉट आपको दिखाई देंगे वो स्पॉट से ही आप बता पाएंगे कि एटम के बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट था। ठीक है, सो द रिजल्टिंग ये हो गया है, दिस इज द बेसिक ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमेशा हम एक क्रिस्टल का ग्राफ बता रहे हैं। अगर हमारा सैंपल क्रिस्टल फॉर्म में है तो हम उसको ग्राफ की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। आगे थोड़ा और बताती हूँ मैं। जैसे देखो ये रहा अपना डायग्राम, समझते हैं, ये हमारे पास एक्सरे बीम है जो हम दे रहे हैं अपने सैंपल पर। मेरा सैंपल क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है फॉर श्योर, अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो डेटा नहीं मिलेगा, तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है। जैसे ही ये मतलब यहां से जैसे पूरा फॉल करता है तो डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होने के बाद जो ओवरऑल आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो एडअप हो गए हैं वो एम्पलीफाई करेंगे तो बाहर निकल के जाएंगे। अब वो जब बाहर जाते हैं तो यहाँ जो आपने एक फिल्म लगाई हुई है उस फिल्म पर एक स्पॉट बन जाएगा, जहां जहां रे आकर के फॉल करेगी वहां आपको एक ब्लैक या रिंग लाइक स्पॉट दिखाई देगा, और उसी स्पॉट के बिहाफ पर आप बताते हैं कि एटम के बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है या कहां कहां कोई एटम है। जैसे अगेन देखो एक्सरे ट्यूब है, फिर यहां से जो पास करेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक हमारा सैंपल है, मतलब सैंपल हमारा सॉलिड क्रिस्टलाइन लाइक होना चाहिए, और यहां से जो लाइट बाहर निकल के आएगी वो इस तरीके से फॉल करेगी, इस तरीके से फॉल करेगी। तो जहां जहां भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसी तरीके से आपको ये स्पॉट दिखाई देगा, और इसी को बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल भी देती हूँ। जो फ्रैंकलिन जो है जिन्होंने अपना बीडीएनए का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही डिराइव किया गया था। उन्होंने अपने जो बीडीएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर बताया है कि वो किस तरीके से हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक पर बेस्ड है। सो देखो इसमें हम एक लॉ का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रैग्स लॉ, जो कि एक्सआरडी का बैकबोन है। मतलब बिना इस लॉ के आप अपने डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो करता क्या है, ये बताता है आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, कि ऐसी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन पर ऐसा होगा कि दो डिफ्रैक्शन वेव आकर के इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी कि एक दूसरे को एम्पलीफाई कर रही है, जिसको हमने बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहा है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है
क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वही आपको स्पोर्ट की फॉर्म में दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे भी स्पोर्ट आया तो आप समझ जाएंगे कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों होता है, अगर ये पता लग जाए तो आप कह पाएंगे कि अच्छा ये स्पोर्ट अगर मिला है तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता है जब ऐसा होता है। वो क्या है ये देखो, ये हमें ब्रैग्स लॉ ने बताया है। डिफ्रैक्शन पीक केवल उसी की मिलेगी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये हमें ब्रैग्स लॉ ने बताया है। ये लॉ क्या कहता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। घबराइएगा नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आया कहां से है, ये कहां से आया है। तो उसमें जो एन है, अच्छा इस फॉर्मूला को एक बार थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। फॉर्मूला है आपका एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। ये कहता क्या है समझिएगा, ये जो एन है ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्शन, मतलब जो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर है ये इसको बताता है। इंटीजर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। ऑर्डर क्या रहा है, कौन पहले रिफ्लेक्ट हुआ, कौन बाद में, फिर कौन इसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे एक साथ तो दिखाई नहीं देते हैं, वन बाय वन आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे। उनका जो ऑर्डर है वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ऑर्डर आपको एन से देखने को मिलेगा। अच्छा, लेमडा तो आपको पता ही है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे। जो आपने एक्सरे डाली है वो किस वेवलेंथ की डाली है, क्योंकि इसमें भी एक रेंज है। तो आपने किस वेवलेंथ का एक्सरे फॉल किया है जो आपको ये रिजल्ट मिला है, तो वो लेमडा से आ जाएगा। अच्छा, डी क्या कहता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन। जो क्रिस्टल है आपका, एक बार मैं इसको थोड़ा हटाती हूँ। अरे यार, अच्छा ये देखिए, इस डायग्राम में देखो, लैटिस फॉर्म में है हमारा सैंपल। तो मानो ये एक तो ये है क्योंकि लैटिस फॉर्म में रहता है, कंप्लीट बिल्कुल इक्वली स्पेसिंग रहता है ऐसे। तो एक तो सारे यहां पर एटम है, फिर दूसरा यहां पर एटम है, फिर दूसरा यहां पर, एक पूरा एटम का लाइन बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 एंगस्ट्रॉम ले रहे थे ना, उसे ही आप डी कहेंगे। कि हमारे सैंपल में ये जो प्लेन बने हुए हैं जिसमें ये एटम्स प्रेजेंट हैं, जिससे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करती है या डिफ्रैक्ट होती है, उसे ही आप प्लेन कहेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे डी कहते हैं। जैसे देखो, एक तो ये एटम है, एक ये एटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी होता है, तो ये डी है। अच्छा, आगे समझो। आगे ये कह रहा है, अच्छा थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस हुआ है और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो बताता है थीटा। जैसे आपने यहां पर लाइट फॉल की तो ये इंसिडेंट लाइट होती है। जो एक्सरे आपने दिया है ना, जहां वो लाइट फॉल करती है उसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं और ये थीटा होता है। ठीक, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यहां से, तो ये एंगल भी क्या है आपका थीटा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसे भी देखो यहां पर, इसे कहेंगे इंसिडेंट एंगल जो यहां पर है। और जब ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा उसे आप कहेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ये दोनों यहां पर, तो ये होता है थीटा। तो ये है कंडीशन कि यदि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा हो जाए, अगर वो 2d साइन थीटा हो जाए तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब जैसे हमने ये एक लाइट फॉल की है और ये एक लाइट फॉल की है, अगर यहां पर जो कंडीशन है वो 2d साइन थीटा हो जाती है, तब आप कहेंगे कि यहां जो इंटरफेरेंस होगा दोनों का वो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ये 2d साइन थीटा कहां से आया, एक तो देखिए ये तो कंप्लीट हमारा डी है, ये यहां से लगाकर जो यहां तक एक्स्ट्रा बना हुआ है,
जैसे एक डायग्राम से मैं आपको आगे समझाती हूँ। ये देखिए, एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये हमारा क्रिस्टल सैंपल है। जब यहां लाइट फॉल हुई है और एक यहां लाइट फॉल हुई, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। लाइट जब आप यहां फॉल करेंगे और लाइट आप यहां से रिफ्लेक्ट होगी, जब ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो अगेन ये जो दोनों का डिस्टेंस है उसको हम डी कह रहे हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कवर हुआ है, ये यहां तक अगर मैं देखूं तो ये देखिए, यहां और ये यहां। अब समझिएगा, इतना जो पाथ है ये, और इतना जो पाथ है ये इस लाइट ने एक्स्ट्रा कवर किया है। देखो ना, ये तो यहां तक है, मतलब ये वाली लाइट तो यहां इतना ट्रेवल करते ही रिफ्लेक्ट हो गई थी, लेकिन जो ये वाली लाइट है वो इतना होने पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, बल्कि इसका डबल एरिया, डबल लेंथ कवर करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई है। देखो यहां तक आई, फिर यहां तक गई, और तब जाकर वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से और यहां तक जो एरिया है वो इस वेव ने एक्स्ट्रा कवर किया है। तो इसी बिहाफ पर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएंगे। तो ये है साइन थीटा और ये भी है आपका साइन थीटा। तो ये देखो, ये ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 2d साइन थीटा, इसलिए फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ऐसे आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो। मानो यहां कोई एटम प्रेजेंट है, जब हम लाइट फॉल करेंगे तो ये यहां होगी और ये यहां से यहां होगी। अब आप खुद देखो, इसने कितना, अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसको, तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है। यहां पर आ जाइए, मतलब ये लाइट यहां आने पर रिफ्लेक्ट हो गई थी, लेकिन ये जो लाइट है यहां तक आई, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब तक तो ये टकराई ही नहीं है ना, फिर यहां जाएगी, यहां टकराई है, फिर यहां आएगी, इसके बराबर थोड़ा कर लो ऐसे यहां। तो इतना एरिया इस लाइट ने ज्यादा एरिया, मतलब मैं लेंथ की बात कर रही हूं कि इतना लेंथ ज्यादा कवर किया है इस वेव ने एज कंपेयर टू दिस। तो ये जो है इसको आप डी कहेंगे, और यहीं पर ये जो एरिया है साइन थीटा और ये भी साइन थीटा, तो एक ये है और एक ये है, इसे ही 2d साइन थीटा आप कहेंगे। तो अगर इतना कवर हो रहा है, हर बार अगर 2d साइन थीटा का गैप आता रहेगा तो वो लाइट आपको दिखाई देगी, क्योंकि स्पॉट हमेशा कब मिलेगा आप खुद देखो, यदि इसके और इसके बीच में, मतलब ये जो ये लाइट आई है और ये जो ये लाइट आई है, मतलब इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है, अगर दोनों के बीच में 2d साइन थीटा 2d साइन थीटा का गैप है, तो मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब ये सही जगह पर फॉल होगा और फिर ये रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही जो अपना लैम्डा 2 है ये 1 है, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के बीच में अगर 2d साइन थीटा का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये पॉइंट भी हमें दिखाई देगा हमारे फिल्म पर। तो इस तरीके से ये पूरा 2d साइन थीटा को अगर मैं यहाँ एक लाइन और लगा देती हूँ और यहाँ पर जब मैं लाइट फॉल करूंगी तो अगेन उसमें भी कितना डिफरेंस आएगा, अगर उसमें भी 2d साइन थीटा का डिफरेंस आ गया है तो इसका मतलब है वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इस बिहाफ पर ही जो स्पॉट्स दिखाई देते हैं अपने फिल्म पर वो डिपेंड करेगा। अब आप खुद देखो ना, ये जो लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 मानो आपने बिल्कुल साथ में फॉल की है, तो क्या उस फिल्म पर जहां पर भी ये स्पॉट बनाएंगे क्या दोनों सेम टाइम पर जाएंगी? नहीं ना, ये पहले रिफ्लेक्ट होकर के पहले पहुंच जाएगी, जबकि इसको इतना लेंथ ज्यादा कवर करना पड़ता है तो ये थोड़ा बाद में जाएगी, ये और भी बाद में जाएगी। अगर मैं इसके कंपैरिजन में लूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। अगर मैं यहां से लगती हूं
तो लगभग जो है इतना एरिया आपको यहां से लगाकर और यहां तक इतना एक्स्ट्रा कवर किया है एज कंपेयर टू λ1 λ3 ने। तो इसी पर ये अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं ब्रैग्स लो, जिसके बिहाफ पर ये ब्रैग्स लो क्या कहता है, भाई ये अलग क्यों नहीं होता, तो यही जो 2d साइन थीटा है आपका, 2d साइन थीटा, ये ही बताता है पाथ लेंथ डिफरेंस। 2d sin theta is total path length difference between λ1 λ2 like this. Done everyone? जी बताइए, समझ आया यहां तक? बताइए फटाफट। अच्छा लिखा भी है कि when this condition is meet, जब ये कंडीशन आपको मिल जाएगी कौन सी, 2d sin theta वाली, so the reflected x-ray add up in phase and strong intensity diffraction peak दिखाई देगी। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो एडअप नहीं होंगे, फिर तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल कर रहे हैं तो कभी भी उनका स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। λ1 3 को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ देखो कंपेयर कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब आप खुद देख लो, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2d साइन थीटा का है। अगर आप λ1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं तो डबल ऑफ 2d साइन थीटा कर दोगे, क्योंकि इसके बीच में हमने एक छोड़ दिया है, तो उसको डबल ऑफ 2d साइन थीटा कर देंगे हम। लेकिन बस हम यहाँ इतना देख रहे हैं कि अगर दो वेवलेंथ के बीच में पाथ लेंथ का डिफरेंस अगर 2d साइन थीटा का है तो मतलब वो एडअप होकर के आपको सिग्नल देंगे। अगर इससे थोड़ा भी कम है तो नहीं, हाँ अगर इसके मल्टीपल में चल रहा है तो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या है देखो एक बार। सबसे पहला काम यानी क्रिस्टलाइजेशन, ग्रो प्योर ऑर्डर्ड क्रिस्टल ऑफ द योर मॉलिक्यूल। अगर आप अपने सैंपल को एक क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ही आप उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन कर पाएंगे। फिर अगर आपका सैंपल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया तो आप इराडिएशन करेंगे, मतलब उस क्रिस्टल पर एक्सरे का बीम फॉल करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न कलेक्ट करेंगे। अब आपको बता दिया है डिफ्रैक्शन पैटर्न किस बिहाफ पर आएगा, जिस भी दो वेव के बीच में अगर पाथ लेंथ का डिफरेंस 2d साइन थीटा है तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न उस हिसाब से मिल जाएगा। रिकॉर्ड द इंटेंसिटीज एंड पोजीशन ऑफ द स्पॉट, तो आप स्पॉट की पोजीशन साथ में जो उनका इंटेंसिटी है उसे आप नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसको। फिर डेटा को एनालाइज करना है। अप्लाई द ब्रेग्स लॉ एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम में चीजें ला करके देगा। तो ब्रेग्स लॉ और फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको याद हो हमने एनएमआर में भी इसका नाम लिया था कि एनएमआर में जो हमें मिलता है, जो ग्राफ मिलता है उसको एक ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट करना जिसको हम इंटरप्रेट कर सके। तो ब्रेग्स लॉ यूज करके एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करके हम कंप्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मैप को। फिर उसके बाद मॉडल को बिल्ड किया जाता है, फिट द एटॉमिक मॉडल टू द डेंसिटी मैप। फिर हम जितना भी हमें मिला है उन सब के हिसाब से अपने एटम के मॉडल को तैयार करेंगे कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। आफ्टर दैट रिफाइनमेंट एडजस्ट अंटिल एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड डेटा एग्री। जब तक आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है और जो कैलकुलेट किया है, जब तक वो पूरा डेटा एग्री नहीं हो जाता कि देखो यहाँ स्पॉट मिला है तो यहाँ एक एटम होना चाहिए, फिर ऐसे, तब तक आप उसको एडजस्ट करके देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने वो देखा और आप बता देंगे कि यहाँ इस तरीके से है। थोड़ा क्या होता है जैसे कि एक मिनट,
कहाँ था ये डायग्राम, हाँ ये देखो, ये जो आपको स्पॉट मिल रहे हैं ना इधर उधर, उन सबको एडजस्ट कर करके देखना होता है कि अच्छा एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और जब तक आप उनको एडजस्ट करके देखते रहेंगे, जब तक आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा और आपने जो कैलकुलेट किया है ब्रेग्स और फोरियर ट्रांसफॉर्मर की मदद से, तब जब तक वो पूरे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तब तक आप उसको एडजस्ट करके देखते ही रहेंगे। तो इसमें टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन आपको आपके एटम के बारे में ये पूरी जानकारी दे सकता है, आपके मॉलिक्यूल के बारे में पूरी जानकारी देगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको अपने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल भी दिए हैं, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। आज हम कितना आसानी से पढ़ते हैं डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, लेकिन उस डबल हेलिक्स को बताने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। साथ में जो रोजालिंड फ्रैंकलिन थे, उन्होंने एक फोटो निकाला था, और साथ में उन्होंने ही क्या किया था, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये डिस्कवर्ड किया था XRD की हेल्प से ही। किसने? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने XRD की मदद से ही ये डिस्कवर किया कि हमारा डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जिसमें कि साथ में उनके वॉटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन, इन तीनों ने मिलकर के जो वॉटसन क्रिक का मॉडल आता है वो डिफाइन किया था। जितना रोल जो अभी फिलहाल हम डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो प्योरली हमारी वॉटसन एंड क्रिक पर बेस होती है, मतलब हम बोलते ही ये हैं कि वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए। लेकिन जितना काम क्रिक और वॉटसन ने किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को बताने में, उतना ही काम फ्रैंकलिन ने भी किया था। लेकिन आप देखते हैं कितनी पार्शलिटी हुई है, उनका नाम कहीं पर भी नहीं आता है। जब नोबेल प्राइज दिया गया तब भी उनका नाम नहीं आया, केवल वॉटसन और क्रिक को ही आगे रखा गया, और बस पूरी दुनिया में ये बताया गया कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो वॉटसन क्रिक ने दिया है। लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन उन दोनों साइंटिस्ट का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन रोजालिंड फ्रैंकलिन का था, क्योंकि XRD करके उन्होंने ही ये मतलब सारा एडजस्ट कर करके कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल की पूरी स्ट्रक्चर को XRD की मदद से एडजस्ट करते करते पूरा फाइंड आउट करने में। क्योंकि जो आपको मिला है पैटर्न और जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं पैटर्न, उन दोनों को जब तक वो पूरे एग्री नहीं हो जाते हैं तब तक एडजस्ट करके देखना ही होता है कि यहाँ आ सकता है, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, इस तरीके से। तो टाइम बहुत लगता है इसमें, तो यही बताया है कि इन्होंने ही इस चीज को डिस्कवर किया था। अच्छा, अपना जो मायोग्लोबिन है, फर्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन जो हमारे मसल सेल में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, उसका भी जो जॉन केंड्रू है, उन्होंने ही XRD की मदद से मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। फिर हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो मैक्स प्रोट्यूज ने पता किया था, अगेन XRD से ही। और राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है, वैन केट्रामन, रामाकृष्णा एंड ADA योंत और थॉमस स्टिटिज, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, लेकिन राइबोसोम के स्ट्रक्चर इन लोगों ने ही XRD की मदद से पता किया था। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2009 के अंदर इसी राइबोसोम के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ XRD। ओके, हाँ, अब थोड़ा ना तीनों के बीच में कंपैरिजन बता देती हूँ आपको। हमने XRD पढ़ा, IR पढ़ा, उससे पहले हमने NMR पढ़ा। हम कह रहे हैं कि तीनों ही जो टेक्निक है वो खासकर हमें स्ट्रक्चर के बारे में बता रही है। उससे पहले जो हमने पढ़ा था अपना CD था, वो स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करता है। UV विजिबल फ्लोरेसेंस, ये जो दोनों है ये कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। उसके बाद NMR, IR और ये अभी जो हमने पढ़ा XRD, ये बता रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन तीनों में फिर भी डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है। XRD का प्रिंसिपल डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। किसका डिफ्रैक्शन? एक्सरे का। किसके द्वारा? हमारे क्रिस्टल लैटिस में जो एटम है उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो एक्सरे को डिफ्रैक्ट करते हैं, ये XRD का प्रिंसिपल है। IR का प्रिंसिपल क्या कहता है कि IR को एब्जॉर्ब किया जाता है, डिफ्रैक्शन नहीं, इमिशन नहीं, ये एब्जॉर्प्शन है। IR को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बॉन्ड होते हैं, स्पेसिफिक बॉन्ड, स्पेसिफिक टाइप का वाइब्रेशन शो करते हैं। जबकि NMR कहता है मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का जब हम उसे रेडियो वेव देते हैं। तो तीनों का प्रिंसिपल तो ये है कि ठीक है लाइट है तीनों,
लेकिन हमारा जो सैंपल है वो उन लाइट से इंटरेक्ट करने पर अलग तरीके से बिहेव करता है। डेटा का टाइप आपको कैसे मिलेगा? XRD जो है वो आपके बायोमोलिक्यूल्स की 3D एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हालांकि टाइम टेकिंग है लेकिन 3D एटॉमिक स्ट्रक्चर देगा, जबकि IR केवल बताता है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जबकि NMR बताता है कि हमारे जिसका भी NMR का पीक आया है उसके आसपास का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ये हमें NMR बताता है ना। पीक हम देखते हैं, डाउन फील्ड है या अप फील्ड है, स्प्लिटिंग है नहीं है, वो सब क्या बता रही है कि जो पीक जिस हाइड्रोजन ने पीक दी है उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, नेबरिंग कौन है, कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है या नॉट विदड्रॉइंग है, वो सब हमें NMR बताता है। इसके बाद सैंपल की अगर बात करें तो XRD के लिए फॉर श्योर आपका सैंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए, जबकि IR के लिए आप किसी भी स्टेट में अपने सैंपल को दे सकते हैं। NMR में भी सॉल्यूशन की फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में आपका सैंपल हो सकता है, बस वो डिपेंड करेगा। अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं मतलब रिजिडिटी कम कर रहे हैं तो वहां पर जो सिम्टम वो इंटेंसिटी होगी वो कम देखने को मिलेगी, अगर आप सॉल्यूशन की फॉर्म में दे रहे हैं तो ज्यादा मिलेगी। लेकिन सॉलिड हो या सॉल्यूशन हो दोनों में NMR कर सकते हैं हम। फिर रेजोल्यूशन कैसा होता है, इसका एटॉमिक लेवल पर होता है। बताइए कितना रेजोल्यूशन देगा हमें, हमारे एटॉमिक लेवल पर, खासकर जो एंगस्ट्रॉम है उसके लेवल पर जाकर के चीजें बताता है। IR ग्रुप के लेवल पर बताएगा, जबकि आपका NMR एटॉमिक बट इनडायरेक्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियाई के बिहाफ पर बताता है। फिर की आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप मिलेगा। यहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप का ID मिलेगा, यहाँ आपको केमिकल शिफ्ट का पैटर्न देखने को मिलेगा। ये तीनों के बीच का डिफरेंस है। ओके एवरीवन। अब अपना जो XRD है उसके साथ कुछ दिक्कतें भी हैं और उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या है? नहीं नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि वॉटसन क्रिक ने कुछ नहीं किया है, ऑफ कोर्स किया है। और जहां तक मेरा दिल कहता है उन्होंने जो नोबेल प्राइज वाली सोसाइटी होती है उन्हें कहा भी होगा कि रोजालिन ने भी हमारे साथ काम किया है, लेकिन उस टाइम पर ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि कोई फीमेल अगर काम कर रही है ठीक है, बट उन्हें इतना प्रोत्साहन करना वो उस सोसाइटी में नहीं था। हालांकि अभी भी नहीं है बहुत जगह, लेकिन तब तो बिल्कुल भी नहीं था, तो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया कि कोई फीमेल इतना बड़ा काम कर सकती है। लेकिन वॉटसन क्रिक के साथ मिलकर काम किया है, तो मैं बिल्कुल ये मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, उन्होंने जरूर इस चीज को रेकमेंड किया होगा। बट वो सोसाइटी डिसाइड करती है ना कि किसको नॉमिनेट करना है, किसको प्राइज देना है। जैसे एक और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, उनका नाम बताओ मुझे, मैं नाम कैसे भूल गई। एक मिनट रुको, मैं नाम नहीं भूल सकती, मैं नाम कैसे भूल गई, रुको एक मिनट। उनके बारे में भी तुम्हें मैं एक बात बताऊंगी, तुम्हें याद है तो बोलो। हाँ ठीक, मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुकिए। रेडिएशन पर काम किया था उन्होंने, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑन रेडिएशन। हाँ मैरी क्यूरी, हाँ अभी याद आया। जो मैरी क्यूरी हैं उन्होंने 1911 में और 1903 में 2 नोबेल प्राइज एक्वायर किए हैं। 1911 में जो है वो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है और 1903 में नोबेल प्राइज फिजिक्स को लेकर के है। दोनों में उन्होंने काम किया था रेडियो एक्टिविटी पर। और आपको पता है उस टाइम
उन्हें नहीं पता था, या फिर किसी को भी, जो जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम पर, उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये हमारे लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। तो इन्होंने खूब खूब काम किया उस चीज पर। हालांकि जो 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनको उन्होंने डिस्कवर किया था, रेडियम एंड पोलोनियम। साथ में जो केमिस्ट्री है उसमें भी रेडियो एक्टिविटी पर उन्होंने काम किया था, जिसके लिए उन्हें प्राइज मिला था। तो देखो हुआ क्या कि जब उनको प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया कि जो मैरी क्यूरी है उन्होंने इतना अच्छा काम किया है दोनों फील्ड में ही, तो उनको नॉमिनेट किया गया। आपको पता है आसपास के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने आकर के उनके कैरेक्टर पर ही आकर के मतलब मार्क कर दिया कि इनका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, इनके जो है किसी और जो दूसरे साइंटिस्ट है जिनके साथ ये काम कर रही हैं उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए। खूब मतलब उनके लिए इस चीज को किया गया कि ताकि ये नॉमिनेट ना हो। लेकिन फिर यही बात, कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि अच्छा अगर कोई मेल साइंटिस्ट होता और उसको नॉमिनेट किया जाता, तो क्या आप इस बिहाफ पर उसका नॉमिनेशन हटा देते कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है? वो उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है। जो जिस चीज के लिए हम नॉमिनेट कर रहे हैं वो अलग फील्ड है, वो हम उनके काम के लिए कर रहे हैं कि उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री या साइंस के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, वो उस बिहाफ पर नॉमिनेट हुए हैं, ना कि इस बिहाफ पर कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है। फिर कुछ मतलब ये था कि आधे लोग जो है इस ग्रुप में हो गए कि उनको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, उनका नाम रद्द कर देना चाहिए। कारण कारण बस यही कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और कुछ लोगों ने इस तरीके से कहा कि इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कि उनका पर्सनल लाइफ क्या है उस चीज से हमें नहीं मतलब है, वो हम सभी के लिए कितना बड़ा काम कर रही हैं उस चीज पर होना चाहिए। फिर फाइनली उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये सुनकर ही पता लगता है कि उस टाइम के लोगों की सोच कैसी थी। और देखो एक आम जनता है, उससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है उनकी वो उतना नहीं जानते, लेकिन उन्हीं के साथ के जो साइंटिस्ट हैं, अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप खुद देखो मेंटेलिटी क्या थी एक फीमेल को लेकर के। बट उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया अपने फील्ड में। और आपको पता है उनकी डेथ भी उनके काम की वजह से हुई है, क्योंकि उस टाइम पर नहीं पता था कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो अपने आप को डिके करते रहते हैं, जिनसे गामा और अपने अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। क्या किया कि जब वो लगातार रात दिन उन्हीं पे काम कर रही थी बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो उनके जो गामा पार्टिकल हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो उनकी जो बैकबोन होती है, जो बोन मैरो होता है हमारी बोन्स के अंदर, उनमें जो हमारे स्टेम सेल होते हैं वहां तक जाकर के इफेक्ट करके उनको कैंसर सेल में कन्वर्ट किया है। तो उन्हें जो उनकी जो डेथ हुई थी वो इस कैंसर की वजह से हुई थी, जो बोन मैरो में जो सेल होते हैं उनमें कैंसर हो गया था। अभी भी ये है कि जिस म्यूजियम में उनकी नोटबुक, इनके पेन या फिर जो भी सामान रखे हुए हैं, तो वहां जब म्यूजियम में लोग देखने जाते हैं उनकी चीजों को, तो उन्हें अवेयर किया जाता है कि आप अपने रिस्क पर देखने जा रहे हैं। इन केस आपको कोई भी दिक्कत होती है उस रेडिएशन की वजह से, तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। और अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसको पूरा कवर करके उनके सामान को देखने के लिए भेजा जाता है। तो ये चीजें रही हैं। तो ये देखकर ही, और हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, जब ऐसा था अब जो है लड़कियों के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, देखो है अभी भी। और इसलिए हमेशा जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, खासकर जो फीमेल हैं, उन्हें मैं बस ये कहती हूँ कि आप लोगों का पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। अब यहाँ मैं किसी भी इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि जो मेल कैटेगरी है वो सारे बुरे ही होते हैं, या फिर जो फीमेल है वो सारी हमेशा दब के रहती है। लेकिन हम लोगों का, खासकर फीमेल का, पढ़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैसे कमाना, अपनी एक समझ विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज की दुनिया में अगर हमारे पास ये चीजें नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर हमारे पास हमारी समझ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, या फिर हमारा कोई करियर नहीं है, तो कोई भी इज्जत नहीं करेगा। इधर चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, बहुत बहुत नजदीकी जो हैं आपके, जिन्हें आप ये समझते हैं कि ये तो कभी भी हमसे खफा नहीं हो सकते, वो भी हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अच्छा करते हुए जाइए,
वो अलग बात है, दुनिया कहे या ना कहे, आपको अप्रिशिएट किए या ना करे या ना करे, आप इस चीज के लिए क्रेविंग ना करें कि कोई आपको कहेगा कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। अरे कोई कहे या ना कहे, बस हमें करना है। जैसे लड़के होते हैं ना, उन्हें ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उन्हें कोई आके ये कहेगा कि हाँ भाई तुम बढ़िया काम कर रहे हो। वो उन्हें पता है कि उन्हें तो करना है। तो तुम भी ये सोच के चलो कि भाई हमारे लिए जिस जिस तरीके से खाना जरूरी है, इसी तरीके से हमारे लिए कामयाब भी होना जरूरी है। ठीक है। हाँ, तो आज की इस दुनिया में जरूरी है हम हमारा कामयाब होना, हालांकि सभी का ही, बट खासकर फीमेल वर्ग में जो आती हैं उनके लिए। हम्म। हाँ बिल्कुल, सबकी मेंटेलिटी ऐसी है और धीरे धीरे ठीक है, चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन शुरुआत हमें अपने से भी करनी पड़ेगी। बस ये नहीं कि ठीक है फीमेल ने अब की बार जो है क्रिकेट में बहुत बढ़िया काम करा है तो उन्होंने काम कर लिया, अच्छा इतना काफी है, नहीं। हम सबको अपने अपने कदम उठाने हैं अपने फील्ड में, हमें अच्छा करना है। सबके फील्ड अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है जो फीमेल जो है क्रिकेट में बढ़िया कर रही है तो मैं भी चलती हूँ क्रिकेट में, ऐसा नहीं। सबके फील्ड अलग अलग हैं, बस ये कोशिश करना है कि जो जिस भी फील्ड में है वो अपना पूरा बेस्ट करे और कुछ ऐसा करके जाए कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक नाम सेट कर दे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, मैं जरा अपने टॉपिक पर आती हूँ और इसको समझाती हूँ। ठीक है ठीक है, आइए वापस आइए, नोबेल प्राइज से देखो कितना खिंच गया। हम्म, तो देखो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि एक्स आर डी जो होता है, एक्स आर डी के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं और कुछ इसके फायदे भी हैं। दिक्कतें क्या हैं कि आपका सैंपल फॉर श्योर सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे जो अल्फा हेलिक्स है उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होंगे उसी को ये अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। दूसरा काम, सैंपल मस्ट बी प्रेजेंट इन द लार्ज इनफ क्वांटिटी, सैंपल लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो अच्छे से आप नहीं एनालाइज कर पाएंगे। द सैंपल इज ऑफन डिस्ट्रॉय एंड हार्म बाय द एक्सरे रेडिएशन यूज्ड टू स्टडी इट। ये भी बात है कि अगर आप अपने सैंपल पर एक्सरे फॉल कर रहे हैं तो आपको पता ही है, अगेन एक्सरे से हमारा जो सैंपल है वो भी डिस्ट्रॉय या हार्म हो सकता है ना। तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि जिस पर हम एक्सरे फॉल कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न आपको मिला है वो पैटर्न इंटैक्ट फॉर्म वाले कंपाउंड का ही मिला है। हो सकता है एक्सरे फॉल होते वक्त उसका स्ट्रक्चर ही एबॉलिश हो गया हो तो पैटर्न भी फिर अलग मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन सच एज इन्वर्जन एंड मिरर प्लेन्स, ये भी आप पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेबल टू प्रोटीन क्रिस्टल, दिस इज बिकॉज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव हैंडेडनेस, टाइम कंज्यूमिंग होता है, 1 से 2 साल लग सकते हैं एक कंपाउंड को लेकर के। बेनिफिट क्या है एनएमआर की कंपैरिजन में, क्योंकि एनएमआर भी क्या है, अपना मेन एनएमआर ही है जो स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और ये भी क्या बताता है स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा बेस्ट है। So can obtain an atomic resolution structure better than NMR, हमारे एटम्स की जो रेजोल्यूशन है उसको अच्छे तरीके से एनएमआर की कंपैरिजन में भी ये और अच्छे तरीके से बता पाएगा। जो डाइहाइड्रल एंगल है डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू एनएमआर। इसके बाद जो बीटा शीट होती है कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर, एंड जो लार्ज साइज के प्रोटीन होते हैं आप उनको भी इनसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। एक बार मैं शॉर्ट नोट्स फटाफट मार्क कर देती हूँ। ये तो देखो पूरा पार्ट लिखना है आपको, सारा डिक्टेट नहीं करोगे, पढ़ कर के एक बार और फिर अपनी फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, और ये जो डायग्राम है ये जरूर ड्रॉ करोगे ताकि आपको पता लगे कौन सा रीजन कहां से कहां तक क्या डिफाइन करता है। आफ्टर दैट शार्प पीक ब्रॉड पीक का जो शॉर्ट डिफरेंस है पूरा पढ़ने के बाद 2 लाइन में लिखेंगे बस। फिर
ये तो एग्जाम्पल था, इसको रहने देना। ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी रहने देना। ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी रहने देंगे। ये लिखेंगे, ये बायोलॉजी के लिए खासकर एक्सरे डिफ्रैक्शन में। हाँ, ये इसका प्रिंसिपल वाला पार्ट है, ये लिखोगे। ब्रैक्स लो, ये भी जरूर। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें वो ये वाला ड्रॉ कर लेना। फिर ये तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये भी जरूर लिखेंगे आप। फिर कंपैरिजन, अगर आप समझ गए हैं सारा कंपैरिजन तो ठीक है, अगर लगता है कि पता होना चाहिए तो शॉर्ट नोट में लिख लेंगे, अदरवाइज रीड भी कर सकते हैं। खाली रीड कर लीजिए, जिसको लगता है शॉर्ट नोट्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉब्लम और बेनिफिट है। डन एवरीवन? माई, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बस तुम्हें मोटिवेट कर दूं और तुम अपने फील्ड में अच्छा करो, मेरे लिए वही काफी है। ठीक है। चलिए फिर चलें क्या? चलो फिर मिलते हैं कल। नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बस एक रह गया है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो कल कंप्लीट कर लेंगे हम। तो कल की सुबह की क्लास में स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगा और शाम की क्लास से हम शुरू करेंगे अपना माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ओके। चलो फिर मिलते हैं कल, 10:30 बजे का ही टाइम रहेगा, तब तक सारे ध्यान रखेंगे, टेस्ट दे लेना जरूर और अपने क्वेश्चन तुरंत भेज देना मेरे पास, ताकि मैं बता सकूं आपको, कल एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, सारे शॉर्ट नोट्स टेस्ट डन करके रखना, कल स्कोपी टेक्निक शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।